the fifth So hello and welcome you all first year engineering students. This is our fifth lecture of the 5 important topic of BCE. तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा बिना कुछ बात किए हुए समझने वाले हैं हमारी सीधे फिफ्थ यूनिट को डायरेक्ट। आई होप आप लोगों ने पहले के 4 लेक्चर्स को देखा होगा और उनको काफ़ी अच्छे से समझा होगा। तो हम सीधा बढ़ते हैं यहाँ पर फिफ्थ लेक्चर पे। यहाँ पर हमारी यूनिट 5 है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाउड कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक मार्कर सेलेक्ट करता हूँ। तो अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS इज हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन टू सिक्योरली स्टोर रिट्रीव डिफाइन and manage mass quantities of data. Complete functional DBMS environment is traditionally broken down into 5 major interacting components. तो यहाँ पर क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको बनाया गया है। उस सिस्टम सॉफ्टवेयर को आपके कंप्यूटर के सिस्टम में किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उस डेटा को वापस से हम रिट्रीव कैसे करेंगे या उस डेटा को या उसके सब डेटा को डिफ़ाइन किस तरीके से करना है। जैसे कि हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप इसमें देखते हैं प्रॉपर फाइल एक्सप्लोरर होता है यहाँ पर, जो कि क्या करता है कि हम हर टाइप की ऑडियो वीडियो हमारी सारी फाइल्स को सेपरेट करता है, किस डेटा को कहाँ जाना है। हमारे फ़ोन में भी DBMS यहाँ पर होता है जो कि डिसाइड करता है, यहाँ पर पहले से ही एक कंपनी इसको फिक्स करके बेचती है कि कौन सा डेटा कहाँ पर जहाँ पर स्टोर होगा। तो इसके 5 कंपोनेंट होते हैं। पहला हार्डवेयर, तो the physical electronic devices and infrastructure required to store and process the data. This includes the database servers, massive secondary storage devices, hard drive SSDs, network cables and the processor CPU. ओके, तो यहाँ पर सिंपल चीज़ें हार्डवेयर में वही सारी चीज़ें आएंगी। अगर हम डेटा स्टोर करेंगे तो किसी ऐसी जगह हार्ड ड्राइव या कहीं पर हमको फिजिकल स्टोरेज में स्टोर करना पड़ेगा, तो उसमें सारी फिजिकल स्टोरेज आ जाती है। यहाँ पर अगर हम किसी नेटवर्क स्टोरेज में उसको स्टोर कर रहे हैं तो नेटवर्किंग केबल्स, प्रोसेसर, हर चीज़ का यूज़ होगा। देन आता है सॉफ्टवेयर। तो DBMS अपनी आप में एक सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर दिस इज़ एक्चुअल DBMS सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। जैसे कि एग्जांपल, इसका एग्जांपल भी लिखेंगे, MySQL, Oracle, MongoDB एंड Microsoft SQL सर्वर। It acts as a command center interacting directly within the operating system to move data in and out of the physical hardware based on user request. तो यही वो सॉफ्टवेयर है जो सारे डेटा को यहाँ पर क्या करेगा, मैनेज करेगा, जो कि डेटा को किस हिसाब से, किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में डेटा को हार्डवेयर के अंदर जाना है, और जब हम उसको वापस उस डेटा को जब भी अगर देखना चाहते हैं, उस डेटा को यूज़ करना चाहते हैं तो कब उस डेटा को बाहर निकालेगा ना। यहाँ पर डेटा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ही। यही द कोर ऑपरेशनल फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड विद इन द डेटाबेस। DBMS स्टोर 2 टाइप ऑफ डेटा, एक्चुअल डेटा, ऑपरेशनल डेटा एंड मेटा डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 टाइप का डेटा। यहाँ पर पहली चीज़ जो डेटा है, वो डेटा क्या है, वो सही वो वही कोर एक्चुअल जो फैक्ट्स फिगर्स हो गए, या जो डेटा हो गया, जो टेक्स्ट हो गया, इमेजेस फाइल्स हम लोग जो यहाँ पर सेव करते हैं एक DBMS में, एक सिस्टम में एक्चुअली। तो ये वहीं पर वही डेटा है। और इसके भी यहाँ पर 2 पार्ट होते हैं उस डेटा के। ऑपरेशनल डेटा, जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं स्टूडेंट नेम या किसी टाइप का टेक्स्ट या कुछ भी हो गया। और मेटा डेटा, मेटा डेटा में एक्चुअली इन्फॉर्मेशन होती है द डेटा अबाउट द डेटा। जैसे कि जो डेटा है उसके बारे में डेटा, कि जो डेटा अगर स्टोर होगा, मान लीजिए मार्क्स स्टोर, किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो अगर वो स्टोर होने हैं तो एक टेबल एंड रोज़ कॉलम के फॉर्म में एक्चुअली स्टोर होंगे। तो किस फॉर्म में, किस तरीके से स्टोर होंगे, ये यहाँ पर मेटा डेटा बताएगा। फिर यहाँ पर एक इसका यहाँ पर कंपोनेंट है यूज़र्स। द इंडिविजुअल हु इंटरेक्ट विद द डेटाबेस सिस्टम, दे आर कैटेगराइज्ड बाय देयर टेक्निकल एक्सपर्टीज़। तो यूज़र हम लोग हैं जो यहाँ पर डेटाबेस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर भी 2 टाइप के यूज़र हैं, एंड यूज़र, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सॉरी 3 टाइप के, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एंड यूज़र कौन है, हम लोग हो चुके हैं। जैसे कि अगर किसी डेटाबेस सिस्टम में, या एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, एवरीडे पीपल यूजिंग सॉफ्टवेयर एक्सेस टू डेटाबेस। जैसे कि कस्टमर अपना बैंक बैलेंस चेक कर रहा है तो डेटाबेस से ही वो अपना डेटा यहाँ पर उठा रहा है। सेकंड, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, तो डेवलपर हु राइट द सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्रामर्स वो है जिन्होंने वो डेटाबेस बनाया है किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में। और फिर यहाँ पे आते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये एक्चुअली IT प्रोफेशनल्स, या फिर किसी कंपनी में प्रोफेशनल्स, या फिर उस डेटाबेस के एक्चुअली ओनर होते हैं जिसके लिए वो डेटाबेस बनाया गया है। लास्ट में आता है प्रोसीजर्स।
the document rules, instructions, and design guidelines that govern the use of database. This includes protocol for how to log into the system, how to perform daily data backups, and ओवरऑल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोसीजर में एक्चुअली क्या बता रहा है हमको, अलग अलग इंस्ट्रक्शन बता रहा है, डॉक्यूमेंट रूल्स बता रहा है कि किस तरीके से उसमें डेटा एंटर होगा, किस तरीके से डेटा डिलीट होगा, उसकी मेंटेनेंस हमको कैसे करनी है, और सिस्टम लॉग्स कैसे हमको रेडी करने हैं, डेटा को बैकअप कैसे करना है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सारी कैसे करनी है यहाँ पर ओवरऑल। फिर यहाँ पर सेकंड टॉपिक आता है डेटा इंडिपेंडेंस एंड डीबीए। ठीक है, डीबीए इज डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर। सो व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस? Data independence is in older traditional file processing system. The physical storage of the data and the software used to access it were tightly tangled together. If you bought a new hard drive, you often had to rewrite your software. DBMS solves this through data independence, the ability to modify the schema, structural definition of a database at one level without needing to modify the schema at the next higher level. इसका सीधा मतलब है कि अगर एक मान लीजिए हमारा यहाँ पर हमको डेटा इंडिपेंडेंस यहाँ पर मिलती है कि अगर हमें किसी DBMS में किसी स्टोरेज में वो स्टोर है बहुत सारा डेटा और हम उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, हम हार्ड ड्राइव से SSDs लगाना चाहते हैं यहाँ पर, या फिर और हार्ड ड्राइव या स्टोरेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको यहाँ पर इतनी ये इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है कि हम लोग बिना किसी यहाँ पर सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन के डायरेक्ट ही यहाँ पर हम लोग फिजिकल स्टोरेज को या फिर हार्डवेयर को डायरेक्ट अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर सॉफ्टवेयर में कोई भी हैवीली मॉडिफिकेशन चेंजेस या कोड चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमको डेटा इंडिपेंडेंस भी दो टाइप की मिलती है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल इंडिपेंडेंस क्या कहती है? द एबिलिटी टू चेंज कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस विदाउट हैविंग टू रीराइट द एप्लीकेशन प्रोग्राम टू यूज़र व्यूज़। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइप का हमको कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल स्ट्रक्चर डेटाबेस में चेंज ना करना पड़े कि लाइक अब हम लोग को यहाँ पर नंबर ऑफ़ टेबल्स हम लोगों को बढ़ानी पड़ जाए, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ यहाँ पर नई टेबल्स या रोज़ नई मतलब हमको नई टेबल्स क्रिएट करनी पड़े, या फिर हमको एक नया स्कीमा तैयार करना पड़े कि किस तरीके से डेटा जाएगा, या एक नए तरीके का फ्लो चार्ट तैयार करना पड़े। तो इसमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमको। जैसे कि एक एग्जांपल है, इफ़ यूनिवर्सिटी डिसाइड टू ऐड न्यू कॉलम फॉर स्टूडेंट ईमेल, अगर स्टूडेंट ईमेल की एक नया कॉलम हमको जोड़ना है तो हम लोग को ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर हम पूरी नई टेबल दोबारा से बनाएंगे, हम जस्ट यहाँ पर एक कॉलम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं ईमेल के लिए। फिर फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस हमको देता है, जैसे कि हमको अगर इंटरनल स्टोरेज है, जो फिजिकल स्टोरेज है उसको हमको बढ़ाना है, तो हम पहले ही यहाँ पर ये चीज़ बात कर चुके हैं कि हम बिना किसी यहाँ पर लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को बदले ही डायरेक्ट फिजिकल स्टोरेज यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। देन आता है यहाँ पर DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर नाम से ही हम यहाँ समझ सकते हैं ये किसी चीज़ को एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है या ओन कर रहा है। तो द DBA इज सेंट्रल IT प्रोफेशनल और who exercises absolute centralized control over both the data and programs that access those data। तो इसी का पूरा कंट्रोल होता है, यही पूरा यहाँ पर मैनेज करता है, यही वो होता है जो अपने लिए या फिर जिसको सारा कंट्रोल दिया जाता है किसी डेटाबेस का। देन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की? तो स्कीमा डेफिनेशन, तो यही क्या करेगा यहाँ पर, लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर एंड टेबल्स को यहाँ पर जनरेट करेगा। डेटाबेस का कैसा स्ट्रक्चर होगा, डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, कौन सा डेटा किस जगह जाना है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ओवरऑल। ऑथराइजेशन, ये यहाँ पर स्पेसिफिक परमिशन यहाँ पर ग्रांट करेगा आपको कि यहाँ पर कौन सा यूज़र क्या डेटा एक्सेस कर सकता है। जैसे कि अगर देखिए तो हम एक किसी कॉलेज की मान लीजिए वेबसाइट के ऊपर एक स्टूडेंट से वो अपने ग्रेड्स ही एक्सेस कर सकता है, लेकिन एक टीचर अपनी सैलरी ये या फिर और कोई जानकारी एक्सेस कर सकता है। तो सबके लिए यहाँ पर हम लोग ऑथराइजेशन सेट कर सकते हैं कौन क्या डेटा एक्सेस कर सकता है। देन मेंटेनेंस इसका काम है, ये मॉनिटर करता है यहाँ पर सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना, क्या स्लो क्वेरीज है, सिक्योरिटी पैचेस को उस डेटाबेस में करंट अपडेट करते जाना रेगुलरली। फिर उसके बाद बैकअप एंड रिकवरी को भी ये देखता है, इंश्योरिंग डेटा इज़ बैकड अप डेली एंड कैन बी फुली रीस्टोर्ड इफ़ द सर्वर क्रैशेस। तो यहाँ पर इसका एडमिनिस्ट्रेटर का काम डेटा रिकवरी और बैकअप का भी है कि अगर डेटा कभी लॉस्ट होता है तो उसको रिकवर करना और उस डेटा को लॉस होने से बचाने के लिए बैकअप भी करना। देन यहाँ पर हमारे यूनिट थर्ड है DDL एंड DML कमांड्स इन SQL। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर SQL क्या है, स्टैंडर्ड SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है
जो कमांड्स आर स्ट्रिक्टली कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक फंक्शंस विद इन द डेटाबेस। तो यहाँ पर ये क्या है, DDL कमांड एंड DML कमांड। ये यहाँ पर दो टाइप की कमांड है जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिसमें हम डेटाबेस को लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इन दोनों की हेल्प से स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में काफ़ी जितने भी हमको मॉडिफिकेशंस करने हैं, चेंजेस करने हैं, वो हम इन्हीं की हेल्प से करेंगे। तो पहला आता है यहाँ पर DDL कमांड। DDL का फुल फॉर्म क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो DDL commands are used by the DBA to define, alter, destroy the structure of the database, objects, tables, schemas, indexes. They deal with the blueprint, not the actual data. तो यहाँ पर इसका मतलब है कि हम लोग डेटाबेस में किसी भी प्रकार के एक्चुअल डेटा को नहीं छेड़ेंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज टूल्स की हेल्प से। हम सिर्फ उसका जो स्कीमा हो गया, उसके अंदर जो मतलब जो उसको डेटा को जो एक DBMS को डिफ़ाइन कर रहे हैं, जो उसके स्ट्रक्चर को, जो एलिमेंट्स डिफ़ाइन कर रहे हैं, रोज़ कॉलम जो मिलके एक टेबल बना रही हैं, या एक पूरा फ्लो चार्ट कि कैसे वो डेटा अलग अलग जगह पर स्टोर होगा, तो उसको चेंज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर कुछ कमांड्स भी होते हैं जैसे कि क्रिएट। तो क्रिएट क्या करता है, यहाँ पर नया डेटाबेस और नया टेबल स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे कि क्रिएट टेबल हम बना सकते हैं यहाँ पर, जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर इंटीजर के फॉर्म में या फिर वेरिएबल कैरेक्टर के फॉर्म में नेम जाएगा। देन अल्टर कमांड यहाँ पर होती है जो कि मॉडिफाई करता है स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल्स। ड्रॉप यहाँ पर यूज़ करता है कम्प्लीटली एंड परमानेंटली डिलीट द एंटायर टेबल और डेटाबेस। तो ये क्या करता है यहाँ पर, कम्प्लीटली एंटायर टेबल्स और या फिर हम पूरा डेटाबेस की हम इसकी हेल्प से डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये पूरा इंक्लूडिंग इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर एंड ऑल डेटा विद इन इट। तो अगर हम कंप्लीट डेटाबेस डिलीट करेंगे तो उसके अंदर का कंप्लीट डेटा जो है वो भी डिलीट हो जाएगा। और लास्ट कमांड यहाँ पर ट्रंकेट है, अ फास्ट कमांड दैट रिमूव्स ऑल द डेटा रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल इंस्टेंटली बट लीविंग द एम्प्टी टेबल स्ट्रक्चर परफेक्टली। ट्रंकेट से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टेबल से सारा डेटा हटा सकते हैं, लेकिन टेबल्स वैसी की वैसी यहाँ पर रहेंगी। फिर आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML। सो व्हाट इज DML? DML कमांड्स are used by users and application program to retrieve, insert or modify the actual data records stored within the stabilized tables। तो इसका हम यूज़ करते हैं यहाँ पर एक्चुअली। अब पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग DDL में क्या कर रहे थे कि जो यहाँ पर DBMS का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका स्कीमा है, जो उसका पूरा डिज़ाइन है, हम उसको यहाँ पर छेड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम DML में क्या करेंगे, हम यहाँ पर फिजिकल स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो मतलब DBMS का स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हम डेटा को यहाँ पर मैनिपुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, इंसर्ट, मॉडिफाई कर सकते हैं एक्चुअल डेटा रिकॉर्ड्स को जो टेबल्स में स्टोर्ड है। कमांड्स यहाँ पर हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट से क्या होता है, रिट्रीव स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशंस। तो यहाँ पर हम एक से ज़्यादा टेबल से किसी डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। इंसर्ट कमांड क्या करता है, ब्रांड न्यू रो या कॉलम हमको ऐड करना है टेबल में। अपडेट क्या करता है, मॉडिफाई कर सकते हैं हम एग्जिस्टिंग या प्रीवियसली इंसर्टेड डेटा को किसी टेबल में। और डिलीट से क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक रोज कॉलम को बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन हम डिलीट कर सकते हैं। फोर्थ हमारा टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लाउड कंप्यूटिंग। इससे आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में देखने को मिलेगा। सो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज including servers, massive storage, databases, networking software, and artificial intelligence over the internet instead of purchasing, owning and maintaining physical data centers। तो यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कर रहा है, ये हमको एक्चुअली ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड यहाँ पर कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम ओवर द नेटवर्क यहाँ पर क्लाउड सर्विसेज से हम किसी भी टाइप की कंप्यूटिंग सर्विस को ग्रांट कर सकते हैं। हम यहाँ पर जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, हमारा जो सारा डेटा होता है व्हाट्सएप, यूट्यूब का, यहाँ पर नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, किसी भी चीज़ का, वो सारा डेटा यहाँ पर सर्वर्स की ऊपर स्टोर है। और हम उस सारे डेटा को यहाँ पर अपने फ़ोन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। या फिर मान लीजिए कि हम किसी हाई एंड लेवल के यहाँ पर फिजिकल सिस्टम को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ओवर द क्लाउड, जैसे कि अमेज़ॉन EC2 पर हम लोग अपने खुद के यहाँ पर सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, कुछ अमाउंट को पे करके, उस सिस्टम को रेंट करके। अपने हिसाब से हम यहाँ पर कोर्स थ्रेड्स एक CPU में चूज़ कर सकते हैं, हमें क्या स्टोरेज चाहिए, उसके ऊपर क्या एप्लीकेशन चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, हमको ओवर द नेटवर्क यहाँ पर कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है क्लाउड सिस्टम। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर किसी भी फिजिकल सिस्टम को बिना ओन किए हुए, यहाँ पर उसको बिना परचेस किए हुए, बिना किसी मेंटेनेंस के हम लोग यहाँ पर कंप्यूटिंग सर्विस का यूज़ कर सकते हैं।
सो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्या करती हैं, रेंट करती हैं मैसिव कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को ग्लोबल क्लाउड प्रोवाइडर से, जैसे कि अमेजॉन वेब सर्विस जो कि EC2 देता है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। इसके एडवांटेज क्या है, कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है इसमें, क्योंकि हमको क्या करना है यहाँ पर, किसी भी टाइप का फिजिकल सिस्टम अपने यहाँ इंस्टॉल नहीं करना है, सिर्फ फिजिकल सिस्टम पहले ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल यहाँ पर क्लाउड कंपनीज ने कर रखा है, हमको सिर्फ यहाँ पर उस छोटे से पार्ट को यूज़ करने का रेंट पे करना है। यहाँ पर मैसिव स्केलेबिलिटी भी है, इलास्टिसिटी, computing resources that can be scaled up instantly during periods of high traffic like a university result day and automatically scale back down when traffic drop। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अगर जैसे ही हमारे सिस्टम के ऊपर या फिर अगर हमारा सिस्टम किसी क्लाउड सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, अगर वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर और ज़्यादा स्टोरेज और ज़्यादा सर्वर यहाँ पर उस सिस्टम को एलोकेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे कि क्या होता है, अगर नेटफ्लिक्स के ऊपर कोई सीरीज़ आती है तो यहाँ पर, या फिर IPL की वॉचिंग होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है सिस्टम के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली क्लाउड क्या करता है, यहाँ पर स्टोरेज जो सर्वर को इंक्रीज़ कर देता है। और नॉर्मल डेज़ में जब यहाँ पर ट्रैफिक कम रहता है तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर स्टोरेज सर्वर को हटा देता है। Then accessibility and disaster recovery data can be accessed from anywhere in the world with an internet connection because cloud providers mirror your data across multiple geographic locations। यहाँ पर क्या होता है कि हम यहाँ पर डेटा बैकअप और डेटा रिकवरी कर सकते हैं। तो हम इस क्लाउड के डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, बस हमारे पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर किसी क्लाउड डेटा सेंटर को कोई लॉस भी होता है तो यहाँ पर डेटा कंपनीज़ क्या करती हैं, क्लाउड कंपनीज़ आपके डेटा को मल्टीपल लोकेशंस पे यहाँ पर सेव किया जाता है, ताकि आपका डेटा यहाँ पर प्रोटेक्टेड रहे और कभी भी आपको उसका बैकअप मिल सके। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही आते हैं लिखने को। तो टोटल इंटरनेट डिपेंडेंसी है, तो यहाँ पर देखिए कि अगर आपका ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अगर यहाँ पर नेटवर्क लूज़ कर देता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर आपका जियो का नेटवर्क आता है वो लूज़ हो जाता है, तो अब आप अपने क्लाउड सिस्टम को एक्सेस यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। सो योर इंटायर बिजनेस लॉसेज एक्सेस टू इट्स एप्लीकेशन एंड डेटा। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यूज़, बिल्कुल अगर यहाँ पर हमारा किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर का या फिर यहाँ पर इंडिविजुअल्स का डेटा क्लाउड सर्विसेज के ऊपर यहाँ पर स्टोर है, तो यहाँ पर क्लाउड सर्विसेज उस डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। वहाँ पर एक डेटा ब्रीच भी हो सकता है, मैसिव डेटा ब्रीच, और यहाँ पर डेटा लीक भी हो सकता है। फिर यहाँ आता है वेंडर लॉक इन, जैसे कि यहाँ पर वंस अ कंपनी बिल्ड्स इट्स इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन वन स्पेसिफिक क्लाउड प्रोवाइडर प्रोप्राइटरी टूल्स, इट बिकम टेक्निकली डिफ़िकल्ट एंड हाईली एक्सपेंसिव टू माइग्रेट टू अ कॉम्पिटिटर। अब यहाँ क्या होता है कि अगर हमने एक क्लाउड सिस्टम रेंट किया जिस पर हम किसी टाइप की वेबसाइट या फिर कुछ भी डेवलप कर रहे हैं, तो यहाँ पर वन सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि उसी क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर की यहाँ पर हम सारी सर्विसेज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जब अगर हम लोग अब क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो अब वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक जगह की जो हम लोग हमारी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है वो हमने क्लाउड प्रोवाइडर वन के टूल्स को यूज़ करके की है, तो अब यहाँ पर हमको शिफ्ट करने में दिक्कत होगी। देन यहाँ पर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या हैं क्लाउड के, मीडिया स्ट्रीमिंग, जैसे नेटफ्लिक्स होस्ट इट्स एंटायर ग्लोबल स्ट्रीमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन AWS। नेटफ्लिक्स का सारा यहाँ पर स्ट्रीमिंग AWS पे होती है। हम डेटा स्टोरेज जैसे कि गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स क्लाउड हो गया, और अदर लेवल के यहाँ पर क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जो रिमोट लोकेशंस पे सर्विस देते हैं। और बिग डेटा एनालिटिक्स, जैसे कि क्लाउड कंपनीज़ क्या करती हैं यहाँ पर, हम लोगों ने जैसे गूगल में बहुत सारा यहाँ पर गूगल के पास डेटा स्टोर है, तो उस डेटा को क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है, एनालाइज कर सकता है उस डेटा को AI के लिए, AI में यूज़ करने के लिए। देन यहाँ पर लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत ही ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है, क्लाउड मॉडल सर्विस। तो यहाँ पर क्लाउड मॉडल सर्विस 3 टाइप की होती हैं। पहली सर्विस है यहाँ पर IaaS सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर देना सर्विस के तौर पे। तो यहाँ पे ये काम कैसे कर रहा है, द क्लाउड प्रोवाइडर सिंपली रेंट्स आउट द फंडामेंटल बेयर मेटल कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द इंटरनेट, जैसे कि वर्चुअल मशीन्स, रॉ सर्वर्स एंड स्टोरेज, हार्ड ड्राइव, नेटवर्किंग हार्डवेयर। तो इसका सीधा मतलब है यहाँ पर कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर फिजिकल यहाँ पर मतलब एक्चुअली ओवर द इंटरनेट हम हार्डवेयर को रेंट आउट करते हैं। जैसे कि हमको कोई स्पेसिफिक टाइप का यहाँ पर CPU चाहिए, स्पेसिफिक टाइप का GPU चाहिए, कुछ स्पेसिफिक स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, या कुछ भी ऐसा हम फिजिकल सिस्टम चाहिए,
जो यहाँ पर हम लोग तो यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको ओवर द क्लाउड यहाँ पर रेंट आउट कर सकते हैं और उसके ऊपर कुछ भी किसी भी टाइप का कस्टमाइजेबल बिल्डिंग या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेवल ऑफ कंट्रोल क्या है, मैक्सिमम लेवल ऑफ कंट्रोल हमको मिलता है यहाँ पर, क्योंकि एंटायर बिल्डिंग हम ही कर रहे हैं। टारगेट ऑडियंस यहाँ पर डेवलपर्स, नेटवर्क आर्किटेक्ट और आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जांपल है इसका जैसे अमेजॉन EC2 और माइक्रोसॉफ्ट अजोर। देन सेकंड सर्विस है यहाँ पर पास आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ये कैसे काम करता है, द प्रोवाइडर डिलीवर्स अ फुल्ली मैनेज्ड ऑन डिमांड एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस operating system plus DBMS plus development tools, the underlying hardware and OS are completely hidden from the user। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, एक ये प्रॉपर फुल्ली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है, फुल्ली डेवलप्ड एनवायरनमेंट है, जिसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिलेगा, पहले से ही प्री डिफाइंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। यहाँ पर DBMS उसी में पूरा प्रॉपर रहेगा, सारे डेवलपमेंट टूल्स आपको इसी सॉफ्टवेयर के अंदर दिए जाएंगे। इसमें आप ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते और यहाँ पर जितने भी प्रीसेट टूल्स और जो सब चीज़ें आपको अवेलेबल हैं उन्हीं की हेल्प से आपको चीज़ों को आप यहाँ डेवलप कर सकते हैं इस एनवायरनमेंट में और मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेवल ऑफ कंट्रोल मीडियम होता है और उसको डिज़ाइन किया गया है स्पेसिफिकली टू मेक इट इनक्रेडिबली ईजी फॉर डेवलपर्स टू रैपिडली बिल्ड टेस्ट एंड डिप्लॉय वेब और मोबाइल एप्लीकेशन। जी उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है जो कि सर्वर्स को मैनेज नहीं करना चाहते हैं किसी सिस्टम को, सिर्फ यहाँ पर एप्लीकेशंस को डायरेक्ट बिल्ड एंड टेस्ट करना चाहते हैं। टारगेट ऑडियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स, एग्जाम्पल है यहाँ पर गूगल ऐप इंजन एंड हीरोकू एंड AWS इलास्टिक बीनस्टॉक, ये सारी यहाँ पर लेटेस्ट क्लाउड मॉडल हैं। एंड लास्ट सर्विस यहाँ पर आती है SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। हाउ इट वर्क्स, the highest most complete level of cloud computing, the provider host manage and maintains the entire software application database and the underlying infrastructure. The final ready to use product is delivered directly to the user, usually via a web browser or a mobile app। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में आपको एक क्लाउड प्रोवाइडर क्या करता है, यहाँ पर आपको एक ऐप भी बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर किसी भी चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ को आपको सेटअप नहीं करना है, कोई कस्टमाइजेशन या किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करेगा, जो सॉफ्टवेयर यहाँ पर क्लाउड प्रोवाइडर है वही आपको कंप्लीट एंड फाइनल लेवल का सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करके देगा। वो आपको प्रॉपर सॉफ्टवेयर देगा, उसके हिसाब से प्रॉपर एक रन करने वाला हार्डवेयर आपको देगा, जो जितने ही प्रकार की यहाँ पर आपको जो स्टोरेज प्रोवाइड करनी है और यहाँ पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जितनी यूज़फुल है वो सब आपको एक साथ प्रोवाइड करेगा। और द फाइनल रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट इज़ डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द यूज़र, और यूज़र को यहाँ पर रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम एक वेब ब्राउज़र या मोबाइल ऐप से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि और यहाँ पर लेवल ऑफ कंट्रोल है, मिनिमम लेवल ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि हमको फुल्ली डेवलप्ड यहाँ पर सर्विस मिल रही है कंपनी की तरफ से। और ये यूज़ किसके लिए है, एवरीडे एंड यूज़र्स हैं और बिजनेस मॉडल्स हैं। एग्जांपल है इसका जैसे कि जीमेल क्लाउड सर्विस। तो हम लोग यहाँ पर सीधा इसका यूज़ डायरेक्ट इसका यूज़ करते हैं यहाँ पर ईमेल को करने के लिए, और हमारे सारे ही ईमेल यहाँ पर क्लाउड के ऊपर स्टोर रहते हैं। गूगल वर्क स्पेसेस डॉक्यूमेंट एंड शीट्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, जैसे कि हम यहाँ पर अपना फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स को ऑफिस 365 में जनरेट करते हैं, और ये हमेशा ही हमारा सारा डेटा हम इसको क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं। एंड सेल्सफोर्स एंड जूम। सो आई होप यू गाइज, आप लोगों को इस लेक्चर से यहाँ पर यूनिट 5 बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप लोगों ने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखा होगा। और यहाँ पर 4 लेक्चर पहले ही अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोगों ने उनको भी ज़रूर देखा होगा। एंड आप लोगों का 6 तारीख को BCE का पेपर है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और इस पेपर को बहुत ही अच्छे से लिखिएगा। एंड बाय बाय।